हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। दिस इज शिखा। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास और बहुत ही मजा आने वाला है आज आपको इस सेशन के अंदर, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, फिर ड्यूल नेचर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, आइसोबार्स वगैरह, ये सब कुछ आज यहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे और बहुत ही मजे के साथ करेंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको मजा आने लगेगा, फिर आप उसको ज्यादा पढ़ोगे और आपके लिए धीरे धीरे वो सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार बनता हुआ चला जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले है बेटा आइसोबार्स। इससे पहले तक का हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आइसोबार्स क्या होते हैं भाई? आइसोबार्स होते हैं विच हैज सेम नंबर ऑफ, सेम मास नंबर, आप लिख लीजिए सेम मास नंबर, मैं भी लिख रही हूं, आपको भी साथ साथ लिखना है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा कि आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनके पास सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। अब भाई एग्जाम्पल बिना तो बात कैसे ही बनेगी, तो C6H14, ठीक है, और यहां से नाइट्रोजन 7 और 14। यहां पर देखिए मास नंबर क्या है बेटा? सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। तो ये दोनों क्या हुए? आइसोबार्स हुए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें समझने या समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने कहा था, एक लाइन मैंने आपको बताई थी जो कि मैं आपको कल बताऊंगी, तो वो लाइन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना बेटा, ज्यादातर किससे इन्फ्लुएंस होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। देखो फिर से सुनोगे, एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे? जितने की उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इतनी बात आई समझ में? अब जो नंबर ऑफ, अब देखना जरा, इसको मैं लिख करके कितनी सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। देखो ये होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर क्या है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान से समझना, इसी को मैं इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंफ्लुएंस होता है, मतलब वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच गया, अब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच गया, इनका जो अफेक्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे वो बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत कम इंपैक्ट डालता है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे वो सभी के सभी सेम केमिकल बिहेवियर को दिखाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में? तो ये लाइन कल हमने एज इट इज उस क्वेश्चन में देखी थी और यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी, और वो जो क्वेश्चन हमने किया था नो डाउट वो पीवाईक्यू था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो भाई आइसोटॉन्स, अब हम बात कर रहे हैं बेटा आइसोटॉन्स की। अब आइसोटॉन्स की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको भी पढ़ सकते हो। देखो पीछे ये देखा करो, आइसोटॉन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? आइसोटॉन्स बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोटॉन्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल C6 जो होगा 13 और N क्या होगा बेटा? 7 और क्या होगा? 14। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, इस बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6।
ये क्या है बेटा, मास नंबर। मास नंबर मतलब ए मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कल वाला भी रिवाइज हो गया आपका। ये कितना हो गया 13। अब यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 6, तो यहाँ पर हो गया 6 इक्वल टू 13। एन की वैल्यू हो गई 13 माइनस 6 मतलब हो गया 7। यहाँ से इसको मार्क कर ले। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 7। कर करके देखना है, प्रैक्टिस तभी होगी तभी परफेक्ट बनोगे। यहाँ पर देखो ए यानी मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कितना हो गया 14। प्रोटॉन कितने बेटा 7 है ना 7। तो यहाँ कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले 7। तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, क्या हो गया बेटा सेम। अब सेम हो गया तो यही तो हमने बात की थी, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उन्हीं को हम आइसोटॉन्स कहते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद आपकी खुद की कोई ज्यादा खास मेहनत नहीं है। अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको तो याद करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। आइसो मतलब सेम, तो यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जिसमें, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, राइट। तो देखो बेटा एग्जाम्पल क्या लोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे Al3 पॉजिटिव ले लिया, Mg2 पॉजिटिव ले लिया। ये क्वेश्चन बेटा आया भी हुआ है आपके एग्जाम में, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, जो मैं अभी लिख रही हूँ। Na पॉजिटिव, फिर हो जाएगा फ्लोरीन O2, यहाँ आ जाएगा N3, ठीक है। ये पूरा के पूरा एग्जाम्पल आपसे यूं पूछा जाता है, इनमें से बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं। तो हर ऑप्शन में आपको 3 to 4 पेयर दे दी जाती है, आपको पहचाननी होती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है। हर साल ये क्वेश्चन आता है बेटा, मतलब कि आप देखोगे लास्ट 4 से 5 साल से लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम कर लेते हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना 13। यहाँ क्या है भाई 3 पॉजिटिव, -3 करेंगे कितना आ गया बेटा 10। बात समझ में आया। ऐसे ही क्या हुआ 12, ये क्या हुआ -2, क्या आ गया 10। बात क्लियर। उसके बाद देखो भाई यहाँ क्या हुआ 11 - 1, ये भी 10। ये क्या हुआ 9 + 1, ये भी हुआ 10। यहाँ क्या हुआ 8 मतलब इसका एटॉमिक नंबर +2 कितना हुआ 10। यहाँ कितना हुआ 7 + 3 10। तो यानी कि इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, यानी कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है। कितना इजी था। अब इसका PYQ कर लेते हैं फटाफट से। कौन से ईयर का है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। चलिए पहचानिएगा। सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब खुद से ट्राई करना, फिर मैं आपको कराऊंगी इसको यहीं पे पॉज करके, पहले खुद से ट्राई करो। देखो सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है बताओ भाई कौन सी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो मैं आपको बता देती हूँ। 4th ऑप्शन से स्टार्ट करते, उल्टा चलेंगे, ठीक है। देखो K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव और Sc3 पॉजिटिव। यहाँ क्या है भाई 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, +1 मतलब माइनस कर देना है। यहाँ अगर पॉजिटिव आया तो इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस साइन आया तो माइनस, और माइनस आया तो ऐड कर दोगे, उल्टा होता है बेटा, ठीक है। तो 19 - 1 18। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया क्लोरीन का 17। अब यहाँ क्या आया माइनस, तो यहाँ क्या कर दोगे +1, क्लियर। तो कितना हो गया 18। यहाँ पर देखो इसका एटॉमिक नंबर 20, यहाँ कितना हो गया +2, यानी इसमें से माइनस कर दोगे, फिर से आया 18। यहाँ देखो स्कैनेडियम 21, ये क्या हो गया 3 पॉजिटिव, -3, ये क्या हुआ 18। तो यानी कि सभी के अंदर नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ये सभी के सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। सेम मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, यानी आंसर 4 ही करेक्ट हो गया। देखो हम कितने अच्छे ब्लेस्ड हैं भाई, हमारे को ज्यादा ऑप्शंस करने ही नहीं पड़े, ठीक है। कोई एक ऑप्शन और उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 उठा लिया, वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg
2 पॉजिटिव और Ca 2 पॉजिटिव। फटाफट से चेक कर लेते हैं, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो 3 इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ कितना है प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा -2। अच्छा यहाँ चेक करो, ये इसका एटॉमिक नंबर 11, यहाँ क्या जा रहा है प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस। अभी बताया ना, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस करना है आपको। यहाँ देखो क्या है, क्योंकि प्लस का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, माइनस का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 12, ये क्या है +2, तो यहाँ माइनस करेंगे, कितना आ गया बेटा 10। यहाँ कितना है इसका एटॉमिक नंबर 20, ये क्या है +2, यानी यहाँ माइनस कर देंगे, कितना आ गया 18। यानी कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हैं बेटा तो जाहिर सी बात है कि ये पेयर करेक्ट आंसर आपको नहीं बता रही है ना, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। अभी समझ में आ गया बहुत ही क्लियर तरीके से। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al3 पॉजिटिव। अगेन वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और फिर से वीडियो को चला करके देखना है आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो देखो Al3 पॉजिटिव, पहले तो भाई इसको निकालो, यहाँ पर कितना आ गया 13, ये क्या हो गया -3, यहाँ पर कितना आ गया 10। अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसके पास 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। तो देखो अंदाजा देखना, अगर अंदाजा भी देखोगे तो मेरे को तो ऑप्शन 4 मिल गया इतने में। प्रैक्टिस पे है बेटा आपका, कैसे देखो 8, अब देखो आसपास ही होगा जाहिर सी बात है। देखो 8 + 2 10, ठीक है, और यहाँ 12 - 2 10, और यहाँ हमें 10 ही चेक करना था। अब देखो लिथियम और क्लोरीन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और दोनों के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज है, तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें भी देखोगे तो धीरे धीरे आने लगेंगी। अब देखो ऐसे तो 16 + 2 18 है, S2 नेगेटिव के अंदर, इसके अंदर भी 18 है, लेकिन आपसे पूछा क्या था इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, मतलब 10 होने चाहिए उनके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन मत करेक्ट कर देना आप, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आपसे हो जाती है, और ऐसा तब होता है जब आपके पास प्रैक्टिस की कमी होती है। ठीक है, तो ये गलतियां हमें छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, ये देखो ये दोनों टर्म्स चलेंगे आगे की तरफ, करें अभी। चलिए सबसे पहले देखो आइसो मतलब सेम, डाइवर्स मतलब क्या हो गया विच हैज द सेम नंबर ऑफ n - p, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझ में आ गई, विच हैज द सेम नंबर ऑफ n - p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस में क्या हो जाएगा बेटा प्रोटॉन्स। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, TH यहाँ पर हो गया 90, ठीक है, और एक क्या ले लेंगे हम 234, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास दे रखा है 34, और एक क्या ले रहे हैं हम यूरेनियम, क्या लेंगे बेटा यूरेनियम। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास भी हम ले लेंगे, और फिर हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से चेक करेंगे। जैसे मान लो 92 और इसका होता है बेटा 238। अब ऐसा नहीं करना कि जल्दबाजी में चीजें कर देनी है, नहीं, सब चीजें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, राइट। चलिए यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा एटॉमिक नंबर, ये क्या है 90। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इतनी बात आई समझ में, पूरा प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितना दे रखा है 234, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 234 माइनस में क्या करना पड़ेगा 90। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ 90 आप माइनस कर दीजिएगा 4, और अगर हम 13 में से माइनस करेंगे तो 144 मेरा आंसर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे हम। अब इसको चेक करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी 92, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 92, A की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने 238। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी
238 में से 92 माइनस कर दूं, कितना आ गया 6, 4 और 1, 146 आ गया। निकाल लिया दोनों की वैल्यू। इतना समझ में आया? मैंने जितना किया वो रिपीटेड था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, n माइनस पी की वैल्यू को निकालना था, तो इसके लिए n माइनस पी निकालिएगा, तो 144 माइनस में 90 और यहाँ 146 माइनस में 92, कितना हो गया बेटा 4 और 14 में से 9 गया 5, है ना। ऐसे ही इसमें से चेक करिएगा 4, 5, तो क्या आ गया, क्या सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है तो ये इनके अंदर n माइनस पी की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है। बताइएगा बेटा, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया है? अब नेक्स्ट चलते हैं आइसोस्टर्स के ऊपर, ठीक है। इनमें क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझोगे तो एकदम से आ जाएगी। देखो भाई, ये वो होते हैं जिनका सिमिलर साइज होता है। क्या होता है बेटा, सिमिलर साइज होता है। एक तो इनका ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होगा। अच्छा, अब सिमिलर साइज होगा तो क्या मतलब, सिमिलर साइज हो भी गया तो भी क्या, तो भाई जिनका सिमिलर साइज होगा उसके हिसाब से हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। बात समझ में आई? सेम नंबर ऑफ क्या देखना पड़ेगा, एटम्स, और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ना एक चीज सोच करके देखना, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वैसे एक एग्जांपल खुद से लेकर के देखना। जैसे O2 नेगेटिव और नियोन ले लिया मैंने, तो जैसे मैंने क्या ले लिया, O2 नेगेटिव और मैंने क्या ले लिया बेटा, नियोन ले लिया। अब मैं जब नियोन लूंगी तो इन दोनों का जो साइज है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है। साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है भाई। साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम। एटम भी एक एक ही है ना, एटम भी क्या है, एक एक ही है। और जब एटम एक है, साइज सिमिलर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो फटाफट से, ठीक है। इसमें कितने आउटर मोस्ट में 8, अब इसके पास भी कितने हो गए 6 और 2 8, तो अब ये दोनों आपस में आइसोस्टर्स है। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, देख लो एक बार, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो बहुत सिंपल सी चीजें थी। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आपको बहुत ही ध्यान से चीजों को करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पहले ये सीखो, रेडिएशन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन क्या होता है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ते हो तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलना चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। बात समझ में आई? EMR वेव्स क्या होती हैं, EMR वेव्स होती है, मतलब ये तब जनरेट होती हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स लगा लीजिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम या किसी वैक्यूम से, ठीक है, वैक्यूम से अगर वो पास करेगा या फिर गो थ्रू जाएगा, तब उस पार्टिकल्स क्या क्या होगा बेटा, जैसे ही वो ट्रैवल करेगा तो वो कुछ एनर्जी कैरी करेगा, ठीक है। अब जो एनर्जी वो कैरी करेगा, वो उसका जो पैटर्न होगा वो ऐसा ही पैटर्न होगा, यानी कि वो जो वेव बनाएगा वो इसी टाइप की वेव को बनाता हुआ चलेगा, वो यही कह रहा है। फिर से समझेंगे फटाफट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तब जनरेट होती है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक मीडियम से या किसी वैक्यूम से अगर पास करेगा, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, जैसे ही वो ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते वक्त वो कुछ एनर्जी को कैरी करते हैं, और जब वो एनर्जी को कैरी करेंगे तो उस वक्त पे जब वो ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल किस फॉर्म में करेंगे, वेव की फॉर्म में करेंगे। और वो कैसी वेव बनती हुई नजर आएगी आपको, इस तरीके की वेव बनती हुई नजर आएगी, जिसमें
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, यानी ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल EMR ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो EMR वेव्स होती हैं वो किस फॉर्म में करती हैं भाई, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इस वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? अगर इतनी बात आ गई है तो फटाफट से इसके नोट्स भी हमें बनाते हुए चलने हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इस EMR वेव्स के अंदर ना बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स होती है, ध्यान से सुनना। इस EMR वेव्स में बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, डिफर कर सकती है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज द EMR वेव्स। आगे चलेंगे नेक्स्ट। यहां पर देखो, अब हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो जैसे ये एक वेव बन रही है तो ये जो ऊपर वाली वेव्स है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्रस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो अब हम क्या कह रहे हैं कि या तो दो लगातार, आप दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को देख लीजिए या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को देख लीजिए, वो उसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। यहां पर मैंने बनाया हुआ ये क्या होगी, वेवलेंथ। इधर से इधर तक की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? दूसरी चीज हम क्या बताने वाले हैं, इसी में ही हम सब कुछ पढ़ लेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो भाई ये जो है ना, देख पा रहे हो ये वाली चीज, यहां से यहां तक की जो वेव होगी दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। यहीं से हम बता रहे हैं, देखो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हम कह रहे हैं कि अब आपके पास दो इस तरीके से बना लीजिए, तो ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये अपने को क्या बता रही है, कंप्लीट वेव की लेंथ बता रही है बेसिकली। दूसरी हम चीज पढ़ेंगे, डायग्राम हम ये यूज करने वाले हैं। दूसरी हम चीज यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड के अंदर, ध्यान से सुनना, एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस कर रही हैं, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, 1/t के बराबर हो गया। बात समझ में आई? इन वैक्यूम EMR ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इसकी बात करें EMR वेव्स की, तो ये किस स्पीड से चलती है भाई स्पेस के अंदर, तो भाई ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। वैक्यूम के अंदर इनकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के जैसे होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है इतनी स्पीड और इतनी ज्यादा स्पीड, ये देखो भाई कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ती हैं ये, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए यहाँ पर C आ जाएगा। C का मतलब समझ गए हो ना, क्योंकि अब स्पीड ऑफ लाइट की उसमें चल रही है, ठीक है। लाइट की स्पीड पकड़ी हुई है अब इसने, तो C यूज कर लिया हमने। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया, क्लियर है? वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई वेलोसिटी का मतलब हो गया कि भाई एक सेकेंड के अंदर एक वेव कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × अभी हमने बात किया 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये सभी वेव्स पे अप्लाई होगी, ये सभी वेव्स पे क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। एम्पलीट्यूड अभी मैंने आपको बताया, हाइट, ठीक है, किसी भी क्रस्ट की हाइट या किसी भी ट्रफ की डेप्थ, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। या अगर ट्रफ में निकालना है तो ये चीज, इसकी डेप्थ, ये क्या बताएगी आपको, ये बता देगी एम्पलीट्यूड, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये सारी चीजें देख लो, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, पर यूनिट लेंथ में
कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं उसको उसका वेव नंबर कहते हैं। यानी इसको हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 1 वेव लेंथ के बराबर होगा। वेव लेंथ के इनवर्स को बोला जाता है वेव नंबर। ये सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हमने, और इसका जो बहुत अच्छी डिटेल में आप पढ़ते हो ना, इसको बहुत ज्यादा फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप इसको वापस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमने एक बार पढ़ लिया, अब इसको फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, अब क्वेश्चन ना करें ऐसा कैसा होगा बताओ। क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो कैसे हो सकता है। मैं आपको ईयर देखो, नीट 2021 का क्वेश्चन है। मैंने आपको आज जो प्रॉमिस किया था, कल जो प्रॉमिस किया था, वो हम कर रहे हैं पूरा अच्छे से, ठीक है, कि आपको सारे PYQs हम कोशिश करेंगे कराते हुए चलेंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं या जितने आए हुए हैं, हम सभी के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आप क्वेश्चन फटाफट से एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि वही पहले वाले जो अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो सबसे पहले मुझे जहां तक समझ में आ रही चीजें वो देखो, पहले क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आपको पता लग रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, किलो हर्ट्ज में, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज। साइन क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का, ऐसे। इतनी बात आ गई समझ में भाई, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, द वेवलेंथ, अच्छा जी, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, तो यहाँ पर C की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸, ये तो हमें पता भी है। और हमसे वेवलेंथ पूछी गई है, हमसे क्या पूछी गई है बेटा, वेवलेंथ पूछी गई है। अब इसमें इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन वो क्या दे सकता था, कोई मुझे बताए, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन वो क्या देगा, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, पहले तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला हम करते हैं पहले इसका। तो देखो भाई सबसे पहले बेटा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C/λ, क्या होगा, C/λ। अब आपको लैम्डा निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C/ में फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हम किस में लेंगे, हर्ट्ज में लेंगे, और हर्ट्ज में कैसे लेंगे भाई, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज पे जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 × 10⁸, ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइड करेंगे 1368, इसको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद तो आपको आंसर ही निकालना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान उसके पास होगा ही नहीं बेटा, इससे ज्यादा आपको फ्री के नंबर वो बांट ही नहीं सकता था, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट कन्वर्जन जरूर था, बाकी कुछ खास नहीं दिखा मुझे। उसके बाद आपको वेवलेंथ पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट भी आपको दे दिया, ये भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा उन्होंने, बताओ हद ही हो गई मतलब, है ना। चलो नेक्स्ट, अब देखो भाई स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्पेक्ट्रम से ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, स्पेक्ट्रम से डरना नहीं है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि जो आपकी EMR वेव्स होती हैं, अगर उस EMR वेव्स में बहुत सारी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स की क्या होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट या बहुत सारी वेवलेंथ्स की लाइट होती है, ठीक है, लाइट वेव्स होती है। तो अब उनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना या फिर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर लीजिएगा, या तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लगा दीजिएगा, ऑर्डर में एक लगा दीजिएगा, या वेवलेंथ के ऑर्डर में लगा दीजिएगा, जैसे आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास नहीं होती हैं कि ऐसे ही लगाना है, बस या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जैसे आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां से एक ही तरह का क्वेश्चन आया भी हुआ है, जो मैंने आगे PYQ डाला भी हुआ है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ से PYQ इसी तरीके का बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर हमें याद करना है।
ठीक है नीट वाले बच्चे, ऑर्डर हमें याद करना है। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, हम उस चीज को कर लेंगे कवर अप। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले गामा रेज, फिर क्या है एक्स रेज, फिर क्या है यूवी, फिर क्या है IR, फिर क्या है रेडियो वेव्स। ठीक है, इससे आगे यहाँ पर कॉस्मिक रेज भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक जो आपको दिख रहा है ये विजिबल रीजन है बेटा। ठीक है, ये क्या है विजिबल रीजन। ठीक है, और इसमें ये जो विजिबल लाइट है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको पता है और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें किस तरीके से होता है भाई, विबग्योर, इस तरीके से, जिसमें इसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, इसमें जो इसका वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम। तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगा बेटा, मिनिमम। जाहिर सी बात है इसमें इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम, तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल सा स्पेक्ट्रम है, डरने की बहुत जरूरत नहीं है। ऑर्डर मैं आपको याद करा देती हूँ, ऑर्डर के अलावा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन एज सच बनने के चांसेस नहीं होते हैं। चलिए अब आपको कराते हैं ऑर्डर। ऑर्डर से डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल मना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलो अब फटाफट से देखते हैं, हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है। चलो तो हम इस वाले स्पेस को एक बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वापस आ गया। चलो हम यहाँ पर ये वाला स्पेस जो है यूज कर लेते हैं, शायद वापस से स्लाइड्स लग गई हैं। ठीक है, तो हम इस वाले स्पेस को थोड़ा सा पहले अपनी ट्रिक के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक जो है किस तरीके से देखो। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, आपको चीज कौन सी याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग मैथ्स इज वेरी यूजफुल, वो तो हम सबको पता है। इसमें क्या है, यही तो ट्रिक है। रीडिंग मैथ्स इज वेरी वेरी यूजफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग मैथ्स इज, ठीक है, वेरी यूजफुल। इतना समझ में आया? रीडिंग मैथ्स लिखते हुए चलेंगे, रीडिंग मैथ्स इज, ये तो हाफ हुई, हाँ बिल्कुल अभी कराई हाफ है हमने। फिर आएगा, ये थोड़ा सा घपला है भाई, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक करनी पड़ेगी। सिंपल लिखना था तो ये वर्ड बना। ठीक है, याद कर लेंगे, सिंपल ज्योमेट्री या सैंपल ज्योमेट्री करके याद कर लीजिएगा। बस ये एक वर्ड जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। देखो कितनी आसान ट्रिक है ना, इसको हम बोलेंगे SM शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हैशटैग SM शॉर्ट ट्रिक। अभी बहुत सारी ट्रिक आपको कराऊंगी मैं, आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रिक्स मैम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ही मजा आएगा तुम्हें आगे। ठीक है, अब देखो फटाफट से ट्रिक समझ लो पहले। यहाँ क्या होगा, रीडिंग मैथ्स इज वेरी यूजफुल सैंपल ज्योमेट्री। ठीक है, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो R का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। अच्छा, M का मतलब क्या है बेटा, माइक्रोवेव्स। T का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, सॉरी IR। ये क्या है, UV, अल्ट्रा वायलेट विजिबल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक्स रेज, ये क्या है, गामा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्मिक रेज भी होती है बट वो याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, याद करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स रे, ये क्या होगा, गामा रे। आसान लगी ट्रिक? वैसे तो ये बहुत पुरानी ट्रिक है, मतलब हमारे टाइम पे हम पढ़ा करते थे। तो अब क्या है, ये ट्रिक हम आपको दे रहे क्योंकि बहुत इजी है याद करने में। रीडिंग मैथ्स इज वेरी यूजफुल, ये तो हम रोज ही लाइन बोलते हैं, है ना। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा, इसको हम इस कलर से कर लेते हैं। देखो यहां तक कोई भी किसी को भी दिक्कत आए तो बता सकता है।
यहाँ देखो, अब याद कैसे करोगे आप लोग, ये अब क्या है, आर मतलब देखो रेडियो वेव्स, तो आप याद करिएगा। कई बच्चों को ना इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि वेवलेंथ किसमें ज्यादा किसमें कम, मैम नहीं समझ में आता, भूल जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है याद भूल जाते हैं हम लोग। तो आपको याद कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। देखो मैंने कैसे याद कराया था बच्चों को, यहाँ पर देखो आर है, आर मतलब रेडियो वेव्स है, लेकिन आर का मतलब रेड भी होता है, तो याद रहता है सभी बच्चों को, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं कि रेड वाले की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स का वेवलेंथ भी क्या होता है, मैक्सिमम। याद हो जाएगा, अभी तो हो जाना चाहिए। आर फॉर रेडियो वेव्स, आर फॉर रेड, रेड मतलब वेवलेंथ जिसकी ज्यादा हो, है ना। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये वाला रिलेशन, राइट, ये हमने पढ़ा था रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब इस साइड हमने लैम्डा मैक्सिमम लिखा है, तो इस साइड हम क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा मिनिमम, और वहां हमने फ्रीक्वेंसी मिनिमम लिखा था, तो यहां हम क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अब याद करने का तरीका पूरी तरीके से एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर के लिए 4 नंबर फ्री के नंबर हो गए अब हमारे, है ना, अगर ये आ गया तो देखो सबसे पहले आर फोर क्या है, रेडियो वेव्स, एम क्या है बेटा, माइक्रोवेव्स, आई क्या है, आईआर वेव्स, यूवी अल्ट्रावायलेट, राइट। उसके बाद क्या है, एक्स रेज, उसके बाद क्या है, गामा रेज। ये सारी बातें आपको समझ में आई होप आ जानी चाहिए। उसके बाद हमने याद किया बेटा कि रेडियो वेव्स, आर फॉर रेडियो वेव्स, आर फॉर रेड लाइट, रेड लाइट मतलब लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, बात समझ में आ गया। और गामा रेज का अगर हम बात करें तो हम उल्टा कर देंगे, ऐसे नहीं याद करना कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा थी या इतनी कम थी, नहीं, हम इसका उल्टा याद करेंगे। ये अगर आपको याद आ गया तो आपको सब याद आ जाना चाहिए, इतनी फास्ट स्पीड आपकी होनी ही चाहिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब ये जो विजिबल रीजन हुआ बेटा, ये विजिबल रीजन हुआ, इसको हमने इस तरीके से करना है। इसमें हमको क्या दिखाई देते हैं, 7 कलर्स दिखाई देते हैं, ये हमें पता ही है। इसका 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक डिफर करता है, ठीक है। अभी तो हो जाना चाहिए यार, 4 नंबर पक्के समझो। तो अब जो अब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें 4 नंबर आपको लेने ही है, ठीक है, ये अच्छे से ट्रिक अपने दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद देखो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। उसके बाद आओ, ब्लैंक स्लाइड आ गई, है ना। अब हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर। भाई ये तो आप सभी को पता है कि ड्यूल नेचर का मतलब है कि हम मान करके चल रहे हैं कि इनके पास पार्टिकल नेचर भी है इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है ना, ये तो हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कि पार्टिकल नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा, और बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो वेव नेचर भी होगा। ड्यूल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर, और हम पढ़ने वाले हैं वेव नेचर, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी आप कह सकते हो, कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, वेव नेचर की हेल्प से ये वो एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। कौन कौन से ऐसे जो हम वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहां पर ये जो है आप पार्टिकल नेचर की हेल्प से ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है आप बता सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो या फिर समझा सकते हो। लेकिन वेव नेचर के हेल्प से आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहां पे आपको पार्टिकल नेचर ही समझना पड़ेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि जिसमें हम वेव नेचर कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं करते। उसके बाद हमारे पास सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें भी अगर हम वेव नेचर अगर मान करके चले
तो हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि हम इसको पार्टिकल नेचर से ही शो करते हैं। हम इसमें अगर वेव नेचर करने बैठे तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड की विद टेम्परेचर, जो वेरिएशंस हम दिखाते हैं वो भी हम पार्टिकल नेचर की हेल्प से ही बता सकते हैं, वेव नेचर की हेल्प से हम नहीं बता सकते। इतनी बात आई होप तुम्हारे को समझ में बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ना बहुत सारे बच्चों के ऊपर से चला जाता है ऐसे क्रॉस करता हुआ। आपको सिर्फ इतनी ही बात समझनी है कि इसमें आपका कोई भी कैलकुलेशन वाला हिस्सा पेपर में नहीं पूछा गया है आज तक और आएगा भी नहीं। तो कैलकुलेशन वाले हिस्से से हट के ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बेसिकली ये एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट भी कर देती है एज इट इज। बताओ कितनी आइडियल है, जो कहो वही, मतलब जो रेडिएशंस वो ले रही है हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वो ले रही है और हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को वो एमिट भी कर देती है। इतनी आइडियल बॉडी है ये, बताओ। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सही से तरीके से बात करें, जैसे कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता ना, जैसे कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, जैसे कोई गैस एक परफेक्टली आइडियल गैस नहीं होती ना, वैसे ही कोई भी बॉडी परफेक्ट आइडियल भी नहीं होती। यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती बेटा। ठीक है, कि बताओ ऐसे कोई बॉडी हो सकती है जो सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो सारी एमिट भी कर दे? तो ऐसी कोई बॉडी एक्चुअली नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बहुत सारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए ये बचता है मेन ग्राफ। ठीक है, अब ये जो ग्राफ आया बेटा, ये ग्राफ जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पर क्या है बेटा, वेवलेंथ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, इंटेंसिटी है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा ना वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और इस पॉइंट पर जाकर के क्या हो रही है, जो वेवलेंथ इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम। ये क्या हो रही है, मैक्सिमम। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है ना, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे कुल मिलाकर के इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और एक पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम भी हो रही है। यानी कि उस जगह पे अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे देखें तो वो इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और जैसे ही उस पॉइंट मैक्सिमम से हम नीचे उतरे ना, मतलब फिर हम बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो वेवलेंथ को बढ़ाने से इंटेंसिटी वापस से घटनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद जब हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रही है। बात समझ में आए? पहले शुरू में क्या किया, वेवलेंथ बढ़ाया तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पे जाके क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। बताओ कितनी सिंपल सी बात इसमें की हुई है। मतलब, और ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ तभी समझ सकते हो। इस कॉन्सेप्ट में खास बात यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टिकल नेचर की हेल्प से ही कराया जा सकता है, अदरवाइज वेव नेचर कंसिडर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन में हमने पढ़ा था विवग्योर, अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होंगी। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है चीजें, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाइज ये जो पोर्शन है आपका नहीं आता है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत और घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला समझो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है भाई आपको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कह रही है कि जब कोई भी बॉडी, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वो कह रहा है कि जब कोई भी पार्टिकल जो है जब वो एनर्जी को एमिट करे चाहे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करता बल्कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में करता है। डिसकंटिन्यूस बोले तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में करता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उन्हीं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटम। बात समझ में आई? उसी ही स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम। हम यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई जो अलग अलग एटम्स हैं, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी को,
वो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं करते बल्कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में करते हैं, और जब वो करते हैं तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। इतनी बात आ गई समझ में। अब उसने एक एनर्जी का रिलेशन भी दिया। उसने कहा कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यानी कि अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके लगा H। H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स दी गई। मतलब आपको यहां से ये चीज पता लग गई कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इतनी बात बेटा आ गई होगी, आई होप समझ में, है ना। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम इसको ओपन अप करें तो E इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा तो था C अपॉन लैम्डा, अभी पढ़ा था जस्ट 5 मिनट पहले, C अपॉन लैम्डा। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आप कहोगे फोटोन क्या है, भाई लाइट, लाइट का जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, जो लाइट का स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन है बेटा। लेकिन अगर हम एनर्जी निकालना चाहें n फोटोन की, अगर हम एनर्जी निकालना चाहें n फोटोन की, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं, तो इसलिए कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बस इस लेक्चर को भी आप ढंग से सुन लोगे ना, आपको उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां से हम क्वेश्चंस की कर रहे हैं शुरुआत। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको कहा था हम करेंगे ही, तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो नोटिस करने वाली चीज क्या है, 1 मोल, है ना। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर, मतलब नैनोमीटर अपने को दे रखा है, यानी कि वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 300 नैनोमीटर अपने को दे रखी है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है भाई, पहले लिख लो एनर्जी ऑफ 1 मोल। शुरुआती दिनों में पूरा लिख लेना ही ठीक होता है। अगर आपकी फिजिकल वीक है तो हमें उसी पे काम करना है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन आपको बताना है। ठीक है, H की वैल्यू आपको दे रखी है, Na की वैल्यू यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको दे रखी है, C की वैल्यू आपको दे रखी है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से लाए बेटा, आपको फ्री के नंबर और कैसे दे सकता है वो, ये बताओ पहले। ठीक है, अब देखो इसमें उसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको। हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमें अभी तक ये पता है कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल होता है बेटा HC अपॉन लैम्डा। अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं 1 फोटोन का। उसने पूछा क्या है, 1 मोल। तो हमें ये पता है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो क्या हमें ये पता है कि 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस। अगर यहाँ पर 1 मोल फोटॉन्स की बात करें तो हमें पता है कि 1 मोल फोटॉन्स में 6.02 10 रेज टू पावर 23 फोटॉन्स होंगे। क्या ये बात हमें पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं, राइट। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अब 1 मोल का पूछा है तो अब क्या मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगी? बिल्कुल, क्योंकि 1 मोल के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए मुझे Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस फिर क्या, आंसर तो आ गया, यानी कि सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। 6.02 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8, ये क्या है C, ये क्या है आपके पास H की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आपको 300। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्यों है कन्वर्जन की जरूरत, क्योंकि आपके पास C की वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, तो आप इसको कन्वर्ट भी तो करोगे, है ना। तो यहाँ पर 10 रेज टू पावर -9 मीटर कर दूं, बिल्कुल करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6.023, या फिर यहाँ पर तो ऊपर वैल्यू आपको दे रखी है कि 10 रेज टू पावर 23 मोल इनवर्स। ये सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यानी जूल पर मोल में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां से आपके पास जूल पर मोल में आएगा, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा
किलो जूल में। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्योंकि आपका आंसर किलो जूल में है। फिजिकल में हम सबसे ज्यादा यूनिट्स में फंसते हैं बेटा, यही चीज आपको बहुत ही, अगर किसी को यूनिट्स कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ गया, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना यूनिट्स पे, वो बच्चा यानी कि 70% फिजिकल में मात नहीं खाता है, यानी कि वो ठीक करके आता है अगर उसको सब कुछ अच्छा भला याद है तो। ठीक है, तो यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी स्पीड लेकर के चलो फटाफट से, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, रिकॉर्डिंग पॉज करना है, फिर रिकॉर्डिंग चालू करके और अपना आंसर को मैच करना है। ठीक है जी, इतनी ईमानदारी आपको करनी है अपने साइड से। अब सबसे पहली चीज आपको क्या कर दिया है, रेशो, मतलब दो केस की बात की गई है अब तो, यानी दो वेवलेंथ गिवन होंगी, तो भाई दे भी रखी है पहली वेवलेंथ और दे रखी है दूसरी वेवलेंथ। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी भाई हमें पता है, एच सी अपॉन, अब 1 निकालना है तो लैम्डा 1 कर दिया, ऐसे ही E2 निकालना है तो एच सी अपॉन में क्या कर दिया, लैम्डा 2 कर दिया। इतनी बात आई समझ में, बिल्कुल। तो E1 डिवाइड बाय में क्या कर दूं, E2, यहाँ क्या हो गया एच सी अपॉन में लैम्डा 1, और यहाँ क्या हो गया एच सी अपॉन में लैम्डा 2। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एच सी अपॉन में लैम्डा 1, यहाँ क्या हो गया लैम्डा 2, यहाँ क्या हो गया एच सी, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो गया बेटा लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। वैल्यू को उठाओ और रखो, सॉरी 1। ठीक है जी, उठाओ और यहाँ पर रख दो वैल्यूज को। तो अब सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है, 4000। ठीक है, अगर यहाँ पर मीटर कन्वर्ट करोगे तब भी वो कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया वैल्यू 2। तो रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2, आंसर नंबर 4 करेक्ट आ गया। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सब नीट में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हम इनके लाइव सेशंस भी करेंगे, आप सभी बच्चों के साथ क्वेश्चन लेकर के आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ, अच्छा ये वेवलेंथ दे रखी है, that provide 1 जूल ऑफ एनर्जी। इस क्वेश्चन को समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधे बच्चे तो क्वेश्चन ही गलत समझेंगे, है ना। वो क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दे रखी है, तो आप बताइए कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल करके हमें 1 जूल एनर्जी देंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई अपने को निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि आपके पास, हमें अभी पता है बेटा कि एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितनी है हमारे पास, पूरी बात लिखनी है नहीं तो पजल हो जाओगे। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा, ये हमारे पास होता है ना। अब क्या है, यहां पर हमें ये पता लग गया कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है बेटा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब हमें क्या पता करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, काफी सारे बच्चों को पजल हो जाता है ये क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलके हमें सिर्फ 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ जो एनर्जी आती है वो भी तो जूल में ही आएगी। तो पहले हम ये निकालें कि एक फोटोन के पास कितने जूल एनर्जी है, फिर ये भी निकल ही आएगा, है ना। तो चलो पहले उस पे मेहनत करते हैं फिर हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो किस्मत हर बार अच्छी नहीं होती। यहाँ पर अब एच की वैल्यू नहीं दे रखी हमें, ना हमें एच की दे रखी, ना हमें सी की। अब जो बच्चे भगवान भरोसे जा रहे हैं कि भाई हमारी किस्मत तो अच्छी होगी, हम नहीं करते वैल्यू, याद दे तो रखा होता है न्यूमेरिकल में, कर लो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व अब तुम। ठीक है, फ्री के जो 4 नंबर हैं वो बैठे बिठाए वो नंबर हमारे तुमने गवा दिए। ठीक है, वो नंबर तुमने गवा दिए। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए, पहले तो ये समझाओ मुझे, है ना। तो ये नहीं करना है, वैल्यूज याद होनी चाहिए। जो मैंने फर्स्ट आपको इस चैप्टर के लेक्चर में जो जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको बताई, मैंने कहा था रीड करिए इन वैल्यूज को, प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप याद होता चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखिए 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है ना। चलिए सी की वैल्यू हमें पता है ना, क्योंकि हमने तो मैम की बात मान ली थी भाई, जिसने नहीं मानी थी वो बैठा रहेगा इस क्वेश्चन में।
अब यहाँ पर देखो भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ पर पिकोमीटर, मतलब अब देखना यहाँ पर कितना हो गया 10⁻⁻12 मीटर हो गया। अब ये क्या है 10⁻3, राइट, तो 3 - 12 -9 आ गया, तो यहाँ आ गया -9 मीटर आ गया। तो क्या हम इसको डिवाइड कर दे बेटा, कर दें इसको डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, काफी सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है यूनिट में, सीख लो बेटा, ऐसे पूरा पूरा लिख दिया करो और फिर आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, मीटर से मीटर कट गया। अब आंसर किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, ठीक है, अब समझ में आ रही है। चलो अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कुछ इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हमें ये पता लग गया कि एक फोटोन के पास इतने जूल एनर्जी है, या फिर अगर हम कहें तो हमें ये पता लग गया कि इतने जूल ऑफ एनर्जी एक फोटोन के पास है। तो एक जूल एनर्जी कितने नंबर ऑफ फोटोन्स के पास होगी। अब आसान लग रहा है क्वेश्चन, हाँ जी बहुत आसान है क्वेश्चन, देखिए हमने आसान कर दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी -16 जूल एक फोटोन की है। अब हम कहें एक जूल एनर्जी कितने फोटोन्स की है, तो क्या मेरे को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, जी हाँ करना पड़ेगा। तो यहां से आपका आंसर बेटा आ जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। यहां से आप आंसर को निकाल लीजिएगा और मैं आपको आंसर बता भी देती हूँ आपका कितना आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 के आसपास आंसर आ जाएगा, मतलब 2 × 10⁻15 फोटोन्स आ जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्स बता रही हूँ मैं, है ना, मैच कर लीजिएगा, मतलब 2.016 समथिंग कुछ आएगा आंसर, और अप्रोक्स में हमने लिया तो ये आंसर आपका आना चाहिए, मैच कर लीजिएगा। अभी आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस, हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत करेंगे अभी हम। देखो ए 25 वॉट बल्ब, या वो हो गया होगा, ध्यान देखना, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये दे रखा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, काफी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, तो ये नोट करते हुए चले कि भाई ये वॉट किसका मतलब होता है, इस वॉट का मतलब क्या है। सारे कहेंगे भाई ये किसकी यूनिट आ गई, तो बेटा ये इक्वल होता है जूल पर सेकंड के, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको वेवलेंथ भी दे रखी है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। हमें निकालना है कि एक सेकेंड में क्वांटा क्या था, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटा क्या है बेटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो उसका हमें पता करना है कि एक सेकेंड में क्वांटा का रेट ऑफ एमिशन हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम क्या नोट डाउन कर लें कि भाई वेवलेंथ कितनी दे रखी है, तो वेवलेंथ हमें दे रखी है माइक्रोमीटर में, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 0.57 माइक्रो होता है, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने दोनों यूनिट कन्वर्जन बहुत ही क्लियर तरीके से देख लिए, पावर ऑफ बल्ब भी दे रखा है और वेवलेंथ भी दे रखा है। अब निकालना क्या है, निकालना है भाई एक सेकंड में कितना एमिशन करेंगे, तो भाई एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हम निकालेंगे, तो क्या हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये hc/λ के बराबर होता है, क्या हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमें याद भी हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो अब यहाँ पर सारी चीजों से हम एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एनर्जी निकालो, फिर 6.626 10⁻, बार बार बोलना है मेरे साथ साथ, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई में 3 × 10⁻, यूनिट भी बोलनी है ताकि याद हो जाए। अब लैम्डा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली कन्वर्ट करके 10⁻⁻6 मीटर, यानी जूल में आपकी एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से आ जाएगी 3 कैलकुलेट करके देखना, 3.487 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी।
ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास इस पूरी कैलकुलेशन। मैंने तो कैलकुलेशन करके देखी हुई है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन जो है कर लीजिएगा। अब हमें निकालना था सिर्फ रेट ऑफ एमिशन। अब काफी सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, बस वो वहां अटकेंगे, बाकी यहाँ तक सब पहुंच गए होंगे, मुझे पता है ना। हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं, हमें पता है, बहुत ही यशस्वी बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, तो रेट ऑफ एमिशन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा बताओ? पर सेकंड में निकालना है ना, वहां देखो पर सेकंड में निकालना है, तो यानी कि पावर डिवाइड में कर दोगे ये एनर्जी, तो यानी कि क्या है 25 जूल पर सेकेंड। एनर्जी क्या है, स्मॉल एस होता है बेटा, है मल्टीप्लाई 387 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल पर सेकेंड में आ गया आंसर। देख लो, वेरीफाई कर लो, और यहां से आपको आंसर फटाफट से निकाल लेना है और मैच कर लेना है। देखो कॉन्सेप्ट सही लगा या नहीं लगा, ये सारी चीजें आप देखोगे। यहां से देख लो आंसर कितना आ जाएगा, 7.18 10⁻19 पर सेकेंड आ जाएगा ये, यानी इतने सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड की बात करें तो इतना रेट ऑफ एमिशन हो रहा था। ठीक है, अब आ गया होगा। आई होप यहां तक अब 4-5 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, अभी तक हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आई होप आज तुमको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए सबसे पहले, अब ये तो मेरा फेवरेट वन है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा मजेदार इफेक्ट है, कोई बोरियत नहीं होती, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं यहाँ से, तो ये फेवरेट वन है। ठीक है देखो सबसे पहली बात है कि इसको ना याद मत किया करो, रट्टे नहीं मारने हैं हमें, यहाँ पे हम रट्टे मारने नहीं बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फोटो का मतलब क्या है, लाइट। फोटो का मतलब क्या हो गया भाई, लाइट हो गया इसका मतलब। अब जब आप किसी भी मेटल का सरफेस ले रहे हो, आप कोई भी क्या कर रहे हो, मेटल का सरफेस ले रहे हो, अब इस सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, लाइट को इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट है, तो इस लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम फॉल कर रहे हैं, और जो वेवलेंथ की लाइट आप फॉल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो जैसे ही अब इन लाइट क्या है, लाइट की सबसे स्मॉल यूनिट क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था कि लाइट भी किसकी फॉर्म में आती है, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आती है, पढ़िए अभी अभी, है ना। तो ये किसकी फॉर्म में आएगी, फोटॉन्स की फॉर्म में, है ना। तो अब क्या है कि जैसे ही ऐसे आ रही है ये एनर्जी, ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, डिसकंटिन्यूस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद करो, अभी हमने कहा था ना, तो वही सेम चीज करनी है कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में आ रही है। तो जैसे ही सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, अब मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या करेगी, जैसे ही फोटोन क्या होगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही फोटोन क्या करेगा, जैसे एक छोटी सी चीज समझो, ठीक है, जैसे मानो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो आप कोई बंदा आया यहाँ से और आपको धक्का मारा, तो आप उछल करके यहाँ गिरे। इमेजिन करना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, इमेजिन करना किसी ने, अब इमेजिन भी क्या ही करना, ये तो नेचुरल सी बात है, सोच करके देखो, अगर कोई बंदा आपको धक्का मारोगे, आप थोड़ा सा तो आप गेट के, ये गेट है बेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गेट, अगर मेरे को कोई धक्का मारेगा तो मैं ऐसे तो होंगी इजेक्ट, तो वो मेटल के सरफेस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो बाहर हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको वर्ड दिया इजेक्शन, मतलब बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल ही क्यों लिया, क्योंकि मेटल के अंदर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही फोटोन ऐसे इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से जाकर के इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो when a photon of certain wavelength is incident to the metal surface, this emitted electron is called photoelectron। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इट्स अफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। दैट इज वेरी वेरी सिंपल अफेक्ट, मजेदार अफेक्ट। चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने स्पेशली ये लिखा भी है कि एक फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये करेक्ट इनकरेक्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे काफी अच्छे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 2019 के बाद जेई में भी बहुत अच्छे दिखाई देने लगे, नीट में भी ये क्वेश्चन
आ रहे हैं, तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसलिए हम इसको इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है बेटा, मेटल का सरफेस, ठीक है, ये क्या है, मेटल का सरफेस। अब इसके ऊपर लाइट को क्या किया, फॉल। जब लाइट को फॉल किया तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो यहाँ हमने क्या लगाया हुआ है, डिटेक्टर, जो कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आया, ठीक है, और यहां से आपको डिफ्लेक्शन इसमें एमीमीटर में दिख जाएगा, यहां से आपको डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, कि करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकलना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टार्ट हो गया ऐसे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी जल्दी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है जी, हम इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। तो हम यही वाला स्पेस यूज कर लेते बेटा, और हम इस लाइन को उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इतना हम कर लेंगे और हमारे पास स्पेस हो गया खाली। अब हम आराम से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अब तक की सारी चीजें आपको। अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात को समझना, और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। देखो बेटा, अगर आपके पास ये मेटल का सरफेस है जो अभी हमने पढ़ा, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लाइट को इस तरीके से इस सरफेस के ऊपर, इस मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल कर रहे हैं, और जैसे ही ये जो लाइट है ये फोटोन की फॉर्म में आ रही है, और हमने पढ़ा कि एक फोटोन ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर रहा है। क्लियर, समझ में आया, बात समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एनर्जी, ये लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी आप यहाँ पर इसको इस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट लाइट को फॉल कर रहे हो, जो एनर्जी आप दे रहे हो, उसको हम दो फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इतनी एनर्जी को फॉल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 मैं फॉल कर रही हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही लग रही है, बस इतनी ही लग रही है। तो बाकी की जो 8 बच गई वो कहाँ जाएगी, तो बेटा वो काम करेगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में, यानी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। बात समझ में आई, फिर से समझिएगा। जैसे ही इस मेटल के सरफेस पे मैं लाइट को फॉल कर रही हूं, तो लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म ही तो है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों के लिए इजी करने के लिए मैंने मान लिया, जैसे मैं यहाँ पर एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रही हूँ, और मुझे एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, तो भाई बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का काम करेगी। इतनी बात क्या हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है? यानी कि क्या मैं ये बात कहूं कि एनर्जी दो फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। जो पहला पार्ट है एनर्जी का, 1 पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो कहाँ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा काम कर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। ये बात क्या हम समझ गए हैं अच्छे से कि भाई एक तो काम कर रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और दूसरा जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब क्या होगा, जितनी मिनिमम एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी मिनिमम एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी का नाम हमने रखा है वर्क फंक्शन। बात समझ में आ गया है? तो यानी कि क्या मैं यहां से लिख दूं कि द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from metal surface, to eject the electron from the metal surface, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन, जिसका साइन होता है ऐसा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया बेटा? ये यहां तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होता है h म्यू नॉट, यानी ये क्या है, ये बात कर रहे हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। यहां हम किसकी बात करने लगे, अब ये नई चीज क्या आ गई भाई,
तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी उस इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट आप फॉल कर रहे हो ना, ठीक है, तो भाई आपके पास इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई इंसिडेंट रेडिएशन का जो आप इस मेटल के सरफेस पे फॉल कर रहे हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच, आप कह सकते हो बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो मुझे देनी ही पड़ेगी, तब जाके तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे मिनिमम आगे से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी दे दूं तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहां से भी एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चाहिए ना, तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। तो भाई यहां से हमारे को 2 टर्म अच्छे वाली मिल गई हैं। ऐसा अब यहां से हमने 2 नई टर्म सीखी हैं बेटा। अब यहां से हमने 2 नई डेफिनेशन सीख ली हैं। पहली डेफिनेशन तो हमने सीखी वर्क फंक्शन की, ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन हमने सीखी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या है? जो मिनिमम एनर्जी है जो आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए दे रहे हो उस मेटल सरफेस से। दूसरा आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आप दोगे इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, ठीक है। ये 2 बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दिया, 12 mv² होगी, राइट। लेकिन अगर मैं इसका टोटल एनर्जी निकालना चाहूं, अब मैं क्या करती हूं, टोटल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर क्या होगा, टोटल एनर्जी जो मैं दे रही हूं वो किसके इक्वल होगी, सोच करके देखना, किसके इक्वल होगी भाई? थ्रेशोल्ड यानी वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। भाई इतनी मिनिमम एनर्जी ये तो सारी टोटल होगी, ठीक है। यानी कि अब मुझे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट भी करना है और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आनी चाहिए। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हो, तो आगे से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही ट्रांसफर यहाँ पे कर रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो जाएगा लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर बताइए काम चलेगा हमारा? नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो अब पॉइंट क्या है कि हमें इतनी एनर्जी तो देनी है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाए प्लस में उसके पास स्पीड अप भी हो जाए, ठीक है। उसके पास अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल एनर्जी हमारे पास आ गया। क्या आपको ये फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप जरूर इस रिकॉर्डिंग को वापस जरूर देख लीजिएगा। यानी कि ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ये क्या है वर्क फंक्शन, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, इसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो अब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब समझ गए ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट, यहाँ दे भी रखा है फॉर ए मेटल, यानी कि ये मुझे दे रखा है 6 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लीजिए ये भी दे रखा है, बताइए सब कुछ दे ही रखा है आपको यहाँ पर, हिट्स द मेटल। कैलकुलेट, अब हमें ये निकालना है बेटा। तो पहले हम क्या ये फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पर अभी अभी लिखा था, क्या इस फॉर्मूले से काम हो रहा है? ये मुझे निकालना है। इसको भी देखेंगे तो एनर्जी ही तो है, ये कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर ये एच की वैल्यू हमें पता ही होती है, हमें याद हो चुकी है अभी तक। कितनी होती है भाई? साथ साथ रिपीट करना है, इतनी होती है भाई जूल सेकेंड, राइट। तो H की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, H की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या बेटा? बताओ, निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से। तो भाई इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए कहाँ से लाए एग्जामिनर, बताओ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है
और इसमें कोई भी दिक्कत वाली चीज मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, बस यही निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से ऑब्जर्वेशन, अब यहां से ना क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आता है। ठीक है, अब से जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो इसको हम ईमानदारी से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको हम ना हर चीज को बहुत ही अच्छे से करते हुए चलेंगे। देखो इसने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखना एक बार इस बात को समझो, ये अभी अभी हमने किया था। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं आपको पढ़ा रही हूँ, पिछली ही बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ से कितनी एनर्जी दे रही थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी चाहिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी बची हुई जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में। ये बात क्या मुझे समझ में आ गई थी, बिल्कुल। अब क्या मैं ये कह दूं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, अगर मैं अभी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, अब मैंने क्या कर दिया बेटा, मान लो 12 दे दी। ठीक है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए क्या मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, बिल्कुल। तो अब बची कितनी, 12 माइनस 2 10। तो अब तो ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बस आपको यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दी है। मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि बेटा ये अपन ने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेजी थी, यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 8। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, लेकिन यहां पर फर्क पड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे को क्या है, इतनी बात समझाना कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या है भाई, यहाँ पर मैंने y एक्सिस पे क्या ले लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर x एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी। तो यानी मैं 0 तो नहीं ले सकती, है ना, तो यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी। तो भाई इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम मान करके चल रहे हैं। बात समझ में आया, क्यू ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। तो अब क्या होगा बेटा, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई तो अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब इतनी आसानी से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया और ये हर बार आता है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। डन, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के, सेम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखो कितनी आसान है, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम चीजों को। देखो अभी हमने पढ़ा था कि भाई कुल मिलाकर के यहां से फिर से वही सेम चीज मैं रिपीट करने वाली हूं, और ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से मैंने कितना भेजा था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितना चाहिए था, 2। अब क्या हुआ, बाकी बचा हुआ कितना, 8, और 8 क्या बन जाएगा उसका, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूं कि मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी मतलब अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो एक इलेक्ट्रॉन अब ये इजेक्ट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन अब ये इजेक्ट कर देगा। ये वाली जो 10 भेजी थी इसको निकालने के लिए भी कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाकी बची हुई किस में हो जाएगी भाई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही इसके साथ भी सेम ही होने वाला है। तो क्या अब आप कुछ देख पा रहे हो जो मैं आपको नोटिस कराना चाह रही हूं,
बिल्कुल, कि यहाँ अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रही हूं, इंटेंसिटी को बढ़ा रही हूं, यानी इंडिपेंडेंट हो गई ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या हम ये बात लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल ना। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से देखो। अब इसको इतना ही आसानी से समझना भी था, बहुत आसान होता है, लेकिन हर चीज को देखने के नजरिए दो होते हैं। या तो फिर उसको देखो ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कि अरे मैं कैसे करूंगा, अरे मैं ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाओ, या फिर उस चीज को पढ़ो, डिकोड करो और आसान लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए उसमें कन्वर्ट करके पढ़ो। अब क्या ये आपको आसान नहीं लग रहा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए यानी कि क्या मैं यहां से एक चीज और नोटिस कर लूं कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब इसका ग्राफ तो हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, है ना भाई, ग्राफ तो हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। तो बताइए ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पर आप ले लीजिए सेम काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर आप ले लीजिए इस बार फ्रीक्वेंसी की जगह इंटेंसिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बताइए अब इससे आसान क्या करवाएं आपको? आ गया बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब क्या हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा? चलिए एक और ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इसको मैं रब कर रही हूँ, आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बेटा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तीनों ग्राफ हैं आपके सिलेबस में, तीनों ही मैं करा रही हूँ, ठीक है। अब हमने ले लिया है थोड़ा सा चेंज, यानी कि फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैंने ले लिए। अब हमें इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा रिलेशन समझ करके देखना। देखो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, क्या मैं सही कह रही हूँ? लेकिन अब वही सेम बात, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। याद रखना है, ओरिजिन से स्टार्ट मत कर देना चीजों को। फिर क्या होगा भाई? ऐसे होगा, ये लीजिए, एक पॉइंट के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यहां पर आप समझिएगा, यहां पर लो इंटेंसिटी की लाइट यूज कर रहे हैं अपन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई? लो इंटेंसिटी की लाइट को यूज कर रहे हैं हम। यहां पर हम क्या करेंगे? लो इंटेंसिटी की लाइट हमने रखा है। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट की, फिर अब सोचो, अगर मैं हाई इंटेंसिटी की लाइट यूज करूं तो फिर बढ़ जाएंगे भाई, ये लो। फिर यहां पर भी तो यही बात हुई, तो इसलिए घबराना नहीं है चीजों को देख करके, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप तरीके से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने ड्रॉ किया था इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ मैंने ड्रॉ किया बेटा फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब हमने ये देखा भी तो है कि आप ध्यान से देखोगे कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ध्यान से देखना, जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना बढ़ रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे ना। तो भाई यहाँ पर देखो सेम चीज मैंने बनाई है, यहाँ जाके क्या हो रहे हैं? कांस्टेंट ही तो है, समझ रहे हो? कब? जब लो इंटेंसिटी की लाइट यूज करी, हाई इंटेंसिटी की करूंगी तो एक बार बढ़ेंगे फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, डिपेंड नहीं करता ना।
ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी चीजों को आसान तरीके से देखने की कोशिश करनी है अपने को। ठीक है जी, आगे चले अभी। चलो एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहीं पर हम लिख देते हैं, इन सब चीजों को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और आई होप तुम लोग नोट्स भी अपने साथ बना रहे हो। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था एक्चुअल में ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसने किसने एक्सप्लेन किया था, हमने इक्वेशन क्या पढ़ी भाई, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर इसको ओपन अप करोगे तो यहाँ पर हो गया प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई। तो ये किसने, जो इफेक्ट है वो किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। तो हम जो इस इक्वेशन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स, ये यहाँ पर, और किसका यूज करते हुए ये इक्वेशन दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टाइन ने दिया था, लेकिन किसका यूज करते हुए भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए उसने ये सारी चीजें हमें बताई थी। देखो कैसे इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। वही हमने यहाँ पे यूज किया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करेगा। तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल देखा और आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन भी किया था। और अभी तक आइंस्टाइन ने भी तो यही बोला था, H, यही रिलेशन दिया था। द पॉइंट इज कि भाई अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन तो ये था एनर्जी इक्वल टू H म्यू, यानी कि H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, यही प्लैंक्स का था, हमने यही पढ़ा था। तो आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो रिलेशन था कि भाई E इक्वल टू H म्यू, या फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी हो गई बेटा, यहाँ से ये हो गई, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ हो गया H म्यू माइनस में म्यू, तो यहाँ आ गया H, ये लीजिए ये बन गया, कोई दिक्कत इसमें। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इस इक्वेशन को, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें हमारे लिए, हमें करनी ही है ये चीजें। ठीक है, अब कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखो सम कुछ केस, भाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन पे इजेक्ट होगा ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पता है ना, कि हमें ये पता है। अभी वही सेम चीज आपको करनी है कि यहाँ से हम 10 भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बाकी की बची हुई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमें चाहिए। हम यही पढ़ रहे हैं शुरू से, हमको यही चीज आसान लगती है ना पढ़नी। अब इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एनर्जी ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेजी और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के पास आएगी ही नहीं। तो पहला केस तो ये हो गया। एक, जब कम भेजू तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। भाई अगर मैं कहूं, ये तीनों केसेस यहीं पे बना देती हूँ, है ना, मजा आएगा। यहां से देखो 2 भेजी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पहला केस। दूसरा केस क्या मैं ये पढ़ूं कि भाई यहां से मैंने एनर्जी भेजी, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए कितनी चाहिए थी, 2, तो ये तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, कम भेजी है ना तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही हो, जब आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है वहां से तो आपको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी तो चाहिए, तभी तो इजेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड केस अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए मैंने आपको दिया मान लो 10, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाएगा और अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तीनों केसेस बात समझ में आई। जब मैंने सेम दिया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी उसके पास। यहाँ पर देखो, जब मैं उसको कम दूंगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, मुझे एक इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देनी पड़ेगी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाए और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए। तो यहाँ तक जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और कब नहीं होगा। तीनों केसेस क्या हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं बेटा? ठीक है, ये सारी चीजें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है।
नेक्स्ट वाले में आज हमने क्वेश्चंस भी इनफ कर लिए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी डेफिनेटली, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग बहुत ही मजेदार कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आज मजेदार क्लास थी वैसे ही नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। और ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। 700 प्लस